इस तरह से राजेश जोशी ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी जगत को एक नया स्थान प्रदान किया है। उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के माध्यम से अपने आप को उन कवियों में स्थान दिलाया है जिनकी गिनती एक महान कवियों में की जाती है। इन्होंने अपने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से, उन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों को भी प्राप्त किया है। विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों को प्राप्त करके समाज में सम्मान प्राप्त किया है। इनके लिए पुरस्कारों में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके लिए प्राप्त हुआ है और इन पुरस्कारों के माध्यम से इनके लिए सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। राजेश जोशी ने जो भी कविताओं का उल्लेख किया है उसमें एक सामाजिक गहराई को दिखाया गया है, सामाजिक गहराई को वर्णित किया है। उन्होंने समाज से संबंधित विभिन्न चित्रों को प्रस्तुत किया है, चाहे वो सामाजिक बुराई हुई, चाहे समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हुई। इन सभी के लिए उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है, लोगों के लिए उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आग्रह किया है। इस तरह से उनकी कविताओं में सामाजिकता पाई गई है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में जो सामाजिकता का वर्णन किया गया है उसके माध्यम से गहरे से गहरे जीवन संकट को भी हम किस तरह से सहन करेंगे, किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे, इस सब का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है, सब कुछ उसमें पाया गया है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। उनकी कविताओं में एक ऐसा संघर्ष दिखाया गया है जिससे मनुष्य अपने आप को इस समाज में विभिन्न बुराइयों से दूर रख सकता है। इस समाज में अपना किस तरह से सम्मान प्राप्त करेगा, इस समाज में किस तरह से अपने को बचाए रखेगा, ये सब उनकी कविताओं में दिखाया गया है, उनकी कविताओं में वर्णन किया गया है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं को की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। उन्होंने जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बहुत अधिक प्रयास किया है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन सब खोजों का वर्णन किया है। वह जीवन के प्रति बहुत ही संघर्षशील रहे हैं और उसी संघर्ष के माध्यम को उन्होंने अपनी कविता के लिए बनाया है। उन सभी संघर्षों के लिए उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया है। इस तरह से राजेश जोशी ने अपना एक नया स्थान प्राप्त किया है। हम राजेश जोशी द्वारा वर्णित कविता है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे अब हम पढ़ेंगे। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि ने अपना दुख प्रकट किया है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है और बच्चों से उनका बचपन छीनने का दुख उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। जिस समय बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए, जो समय बच्चों के लिए पढ़ने का होना चाहिए, जिस समय में बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, उस समय में बच्चों के लिए काम दिया जा रहा है, बच्चों से काम कराया जा रहा है। ये देख करके कवि के लिए बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे
खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि ने अपनी कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना को प्रस्तुत किया है जिसमें बच्चों के लिए उनके खेल, शिक्षा आदि से दूर रखा गया है। बचपन में बच्चों के लिए खेल खिलाना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों के अंदर एक उमंग होती है खेल खेलने की, शिक्षा प्राप्त करने की, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण उनके लिए उससे दूर रखा जाता है। जो समय उनके खेलने का होता है, जिस समय जिस उम्र में उनके लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उस उम्र में उनसे काम कराया जा रहा है। इसी दुख को प्रकट करते हुए कवि ने अपनी इस कविता की रचना की है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि ने उन सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। समाज में व्याप्त आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों के काम करने के तरीकों को, बच्चों के काम पर जाते समय उनके उमंग जो दब रहा था उसका बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है और एक अपने दुख के लिए भी इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। मैं आपको इस कविता के लिए पढ़ाऊंगा जिसे आप ध्यान से पढ़ें।